नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यू प्लस लेट्स क्रैक IAS पे। और आज एक नई अप्रोच PSIR ऑप्शनल के लिए। तो इस पे सबसे आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, अभी डिस्कस करेंगे हम सिलेबस के बारे में, और सिलेबस के बाद हम स्ट्रेटजी बताएंगे कि हम कैसे कवर कर सकते हैं अपने पूरे सिलेबस को। क्योंकि जो PSIR ऑप्शनल है वो काफ़ी बड़ा सिलेबस होता है इसका पूरे ही UPSC जर्नी में। और ऐसा नहीं है कि सिलेबस बड़ा होता है तो इसका कोई भी रोल नहीं होता है, नहीं। लगभग 1350 यानी कि 1350 मार्क्स कवर करता है ये अपने UPSC के अंदर। अब कैसे कवर करता है देखिए, अगर बात करते हैं PSIR सिलेबस की तो आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसका जो सेक्शन ए होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारे एसए के अंदर। क्योंकि इसमें बहुत सारे जो पॉलिटिकल थिंकर्स आते हैं उनकी बातों को लिखना होता है, और वो हमारा हेल्प करता है किसमें, एथिक्स में, जो कि 250 मार्क्स का होता है। और ऐसे ही एसए होता है जो कि 250 मार्क्स का होता है। अब ये जो दोनों हमारे जो पेपर्स होते हैं वो बहुत ही सिंपल होते हैं। क्योंकि जीएस अगर थर्ड की बात करते हैं, अगर हम जीएस थर्ड की बात करते हैं, जैसे कि जीएस थर्ड जो हमारा एथिक्स होता है वो हमारा होता है 250 मार्क्स का, ठीक है। और ऐसे ही एसए हमारा होता है 250 मार्क्स का। एसए के अंदर क्या होता है, एसए में जो होते हैं वो हमारे लगभग 2 क्वेश्चन हमें करने होते हैं। अब 2 क्वेश्चंस के अंदर हमें लगभग 250 मार्क्स हमें मिलते हैं, और 250 में से आप आराम से 120 से लेकर के 150 मार्क्स ला सकते हैं। ऐसे ही एथिक्स का जो पेपर होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, जैसे कि जीएस सेकंड में होता है, जीएस फर्स्ट में होता है, ऐसी सारी चीज़ें नहीं होती हैं उसमें। एथिक्स में क्या होता है, वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, केवल एक सिंपल सब्जेक्ट होता है एथिक्स का एंड एप्टीट्यूड का। उसमें मेनली जो होती हैं वो हमारे थिंकर्स होते हैं, साथ ही साथ हमारा केस स्टडी होती है। अगर आप उनको कर लेते हो तो आप 250 मार्क्स में से लगभग 120 से लेकर के 130 बहुत आराम से ला सकते हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये 250 और 250 मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो टोटल बैठता है हमारा 500। और 500 में से अगर आप दोनों में से 120 130 भी लाते हो तो इसमें से लगभग आपके पास आते हैं 260 मार्क्स। अगर आप यूपीएससी मेंस में 260 मार्क्स जो है वो केवल दो तरफ से ला रहे हो, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि आपकी जो रैंकिंग है उसमें इन मार्क्स का कितना बड़ा रोल होने वाला है, ठीक है। तो देखिए, जिसने भी अभी स्टार्ट नहीं करा है अपना ऑप्शनल, उसके पास टाइम है, वो थोड़ा बहुत नोट्स अब बनाने का टाइम तो नहीं है, खैर नोट्स वो कहीं से भी डाउनलोड कर सकता है। ऑनलाइन नोट्स मिलते हैं काफ़ी सारे, नहीं तो वो बुक सेलर से अपने नोट्स खरीद सकता है, उनको रिवाइज कर सकता है। अब मैं आपको स्ट्रेटेजी में उसको बारे में आगे बताऊंगा कि किस तरीके से इनको हम 50 डेज़ में पूरा जीरो से लेकर के एंडिंग तक कवर करेंगे, एडवांस तक। और उसके बाद आंसर राइटिंग करना, ये आपकी मेहनत के ऊपर होगा। जो आप आज 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 8 घंटे देते हो तो 8 घंटे की जगह 12 घंटे देना अपनी पढ़ाई के ऊपर, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने PSIR की। तो जो ये PSIR ऑप्शनल का पेपर है, ठीक है, इसमें हम पेपर फर्स्ट में देखते हैं। दोनों ही पेपर में क्या होता है, ये चार चार सेक्शन में डिवाइड है। और पेपर 1 में क्या है, 2 सेक्शन है। तो सेक्शन ए में जो हमारे पास है उसको मैंने 4 डिफरेंट सब सेक्शंस में उसको डिवाइड किया है, ताकि जो सिलेबस है वो काफ़ी बड़ा है और उसको हम अलग अलग चीज़ों में छोटे छोटे भागों में जब उनको डिवाइड करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारे जो चीज़ें हैं वो बहुत हमें आसान दिखेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहली चीज़ है वो हमारी पॉलिटिकल थ्योरी है, फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, और इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स हैं, और ऐसे ही वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स भी हैं। आगे देखते हैं हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो पहला सेक्शन आता है वो कौन सा सेक्शन है। वो पहला सेक्शन हमारे पास आता है, ये है पॉलिटिकल थ्योरी का। पॉलिटिकल थ्योरी को वैसे तो हम हिंदी में कहते हैं राजनीतिक सिद्धांत। और राजनीतिक सिद्धांत मतलब कि अर्थ, मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, इसकी जो पागम होते हैं अर्थ और मीनिंग्स को हम देखते हैं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए कि जो पॉलिटिकल थ्योरी होती है उसमें कौन कौन सी अप्रोच हमारे सामने निकल कर आती हैं। जैसे कि मान लो कि हिस्टोरिकल अप्रोच हो गया, लिबरल्स हो गया, सोशलिस्ट हो गया, मार्क्सिस्ट हो गया, ठीक है। तो ये सारी जो होती हैं ये हमारी राजनीतिक क्या है, थ्योरी हैं, सिद्धांत हैं, ठीक है। जिसमें हमें सोशलिस्ट का पता चलता है, हिस्टोरिकल कुछ पता चलता है, कुछ मार्क्सिस्ट की थ्योरी के बारे में हमें पता चलता है। ये सारी हमें थ्योरी के बारे में
पता चलता है। इसके बाद जो हमारा सेकंड आता है वो हमारा होता है कौन सा, थ्योरी ऑफ स्टेट का। अब थ्योरी ऑफ स्टेट जो होता है ये एक तरीके का स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं। इसमें बहुत सारे जो स्कॉलर्स होते हैं वो अपने क्या करते हैं, थॉट्स देते हैं, विचार देते हैं, जिसमें कि कुछ लिबरल्स होते हैं वो बताते हैं कि जो स्टेट होता है वो स्टेट कैसा है, यानी कि जो स्टेट होता है वो कैसा है, उसको कैसा होना चाहिए। बहुत सारे स्कॉलर्स जो होते हैं वो अपनी थ्योरीज पे ही देते हैं। ऐसे ही न्यू लिबरल्स यानी नव उदारवाद होते हैं, वो भी ये बताते हैं कि स्टेट जो होता है उसको कैसे रन करना चाहिए। तो लिबरल्स और न्यू लिबरल्स में क्या होता है, डिबेट्स होती हैं, इनमें डिफरेंस देखा जाता है, जिसको हम आगे बताएंगे। ठीक है, इसको हम आगे आपको बताएंगे कि लिबरल्स और जो न्यू लिबरल्स होता है उसके बारे में क्या बातें होती हैं। ऐसे ही आगे हम बात करते हैं मार्क्सिस्ट की। तो मार्क्सिस्ट की जो थ्योरी होती है, एक्चुअली मार्क्सिस्ट बताते हैं कि जो स्टेट होता है वो कैसे रन करना चाहिए। साथ ही साथ जो मार्क्सिस्ट की जो थ्योरी है वो हमारे जो कार्ल मार्क्स थे उनकी जो मार्क्स की जो थ्योरी थी उससे काफ़ी ज़्यादा मिलती है, इसलिए इस थ्योरी को कहा जाता है स्कूल ऑफ मार्क्सिस्ट। ठीक है, तो ऐसे हम देखते हैं कि मार्क्सिस्ट की थ्योरी बताती है कि जो स्टेट होता है, जो हमारा स्टेट होता है वो एक्चुअली वर्क करता है किसके लिए, वो करता है अमीरों के लिए। जो हमारा पूंजीवादी वर्ग होता है उसके लिए काम करता है। और जो स्टेट होता है वो उसको आखिर चलाने वाले कौन होते हैं, स्टेट को चलाने वाले कौन होते हैं, वो उसको रन कैसे करता है, ये सारी चीज़ें जो होती है हमें मार्क्सिस्ट की थ्योरी में पता चलती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इसमें आपको इसकी टाइमलाइन पता होना चाहिए कि जो मार्क्स है, कार्ल मार्क्स है, उसका रोल, उसका टाइमलाइन क्या है। इसका लगभग 1813 से लेकर के 1883 तक इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है टाइम पीरियड के अंदर, जिसमें इनकी बहुत सारी थ्योरी भी निकल के आती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए इनकी जो टाइमलाइन होती है इसके बारे में। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास आता है एक प्लूरलिस्ट। प्लूरलिस्ट क्या होते हैं, बहुवादी इसको कहते हैं हिंदी में। एक्चुअली प्लूरलिस्ट जो होते हैं पक्षवाद, बहुपक्षवाद जैसे आपको पता हो, जैसे इसमें क्या होता है, इसमें ये बताते हैं कि स्टेट जो होता है वो कैसे रन करता है। ठीक है, स्टेट को रन करने वाले जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं। जैसे कि स्टेट जो होता है वो केवल एक व्यक्ति रन नहीं करता है, उसको रन करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग जो होते हैं वो मिल कर के स्टेट को रन करते हैं। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी इसमें देखा जाता है, पूछा जाता है काफ़ी। मतलब ये पूरा सेक्शन जो है, ये पूरा सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पोस्ट कॉलोनियलिज्म, यानी कि ये क्या है हमारा पोस्ट कॉलोनियलिज्म, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस पे आप क्या करना है, आपको स्टार लगा देना है। ठीक है, इस पे जब आप स्टार लगाओगे तो ये जो वाला हमारा पार्ट है, ये जो वाला हमारा पार्ट है, इस पे आपको स्टार लगा देना है। और इसके बाद आता है हमारा फेमिनिस्ट, यानी कि नारी अधिकारवाद। ये दोनों ही टॉपिक जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको इन पे पढ़ के ही जाना है। जब आपका एग्ज़ाम आप देने जाओगे तो आपको इनको रट कर ही जाना है, फेमिनिस्ट और पोस्ट कॉलोनियल। ये मान लीजिए कि ये जो पूरा सेक्शंस है, ये जो पूरा सेक्शन है थ्योरी ऑफ स्टेट वाला, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको तो आपको पढ़ना ही है, और इन दोनों को तो आपको पढ़ के ही जाना है, पोस्ट कॉलोनियल्स और फेमिनिस्ट का। हर साल इसमें से क्या होता है, एक क्वेश्चन तो आपको पक्का मिलता ही है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो दिखता है ये है हमारा जस्टिस। अब देखिए जस्टिस की बात हम करते हैं तो जस्टिस में क्या होता है कि इसमें जो न्याय की बात है, जैसे कि आखिर न्याय की जो थ्योरी है वो जॉन स्ट्रोल ने दी थी, आखिर उनको ज़रूरत क्यों पड़ी, जॉन स्ट्रोल्स ने आखिर इसकी थ्योरी देने की ज़रूरत क्यों पड़ी। एक्चुअली क्या हो रहा था कि जो हमारा जो पॉलिटिकल है, जो हमारा पॉलिटिकल थ्योरी है, ये जो हमारी जो पॉलिटिक्स है वो क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा डाउन हो रही थी। और जब वो बहुत ज़्यादा डाउन हो रही थी तो लोगों के अंदर जो पॉलिटिकल थिंकिंग है, सोच है, वो हो ही नहीं पाएगी। इसलिए उन्होंने क्या काम करा, इसको ऊपर उठाने के लिए न्याय की यानी कि जस्टिस की थ्योरी दी। और इसमें जो क्वेश्चन होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये जो पार्ट है अपना जस्टिस वाला भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ज़्यादातर पूछा जाता है हमारा कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स से, यानी कि इसमें भी बहुत सारे क्रिटिक्स होते हैं, बट जो
एक इम्पोर्टेंट क्रिटिक है, कम्युनिटेरियन क्रिटिक, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं सामुदायिक आलोचक। ओके, देखिए क्रिटिक्स का मतलब क्या है, जैसे अपने अपने क्रिटिक्स होते हैं, जैसे लिबरल्स के क्रिटिक्स हैं, जैसे मार्क्सिस्ट के क्रिटिक्स हैं, ऐसे ही क्या है जॉन स्टॉल की जो थ्योरी है उसके भी क्रिटिक्स हैं, जिसके हैं सामुदायिक क्रिटिक्स। इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी इसके क्वेश्चन को। 2017 में इसका एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैं आपको उसका क्वेश्चन को दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसका, रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस इज बोथ कॉन्ट्रेक्चुअल एंड द डिस्ट्रीब्यूटेड एग। ओके, तो एग्जामिन आपको करना है। इसका मीनिंग क्या है कि जो रोल्स का न्याय का सिद्धांत है वो संविदागत एवं वितरक दोनों ही है, तो इस पर आपको परीक्षण करना है। और ये 2017 में आया था क्वेश्चन, और ये लगभग 20 मार्क्स में क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम अपने चलते हैं सिलेबस पे। तो यहाँ पे हमने जस्टिस की बात करी कि जस्टिस के अंदर जो कम्युनिटेरियन क्रिटिक्स है उस पर हमने कैसे क्वेश्चंस आता है, और जस्टिस पे हमने कैसे जॉन स्टॉल की जो थ्योरी है वो कैसे हम आगे चल के पढ़ेंगे। ओके, इसके बाद हम इक्वालिटी पे बात करेंगे। अब देखते हैं हम इक्वालिटी के बारे में। तो इक्वालिटी को कहते हैं समानता। समानता इसमें जैसे कि हमारे पास सोशल, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता के बारे में हम देखेंगे। एक्चुअली इक्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, इसमें एक टर्म आती है जिसका नाम है क्या, सकारात्मक कार्य। ठीक है, जो हमारा एफर्मेटिव एक्शन होता है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम देखते हैं कि हर एक जो कंट्रीज़ होता है उसमें कुछ डिप्रेस्ड क्लासेस होती हैं। ठीक है, तो उनके लिए जो सरकार होती है वो कुछ वेलफेयर काम करती है, उनके लिए कुछ वेलफेयर इस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं हम, या फिर हम अपना SC/STs के लिए रिजर्वेशन की बात करते हैं या स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, तो वो जो एफर्मेटिव कार्य किए जाते हैं स्टेट के द्वारा इक्वालिटी को लाने के लिए, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, और इसमें से जो है आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का मिलेगा। हर साल क्या होता है, इसमें हर साल 10 नंबर का क्वेश्चन आपको मिलता ही है। तो इसको आप को ज़रूर करना है, इस क्वेश्चन को, इसको। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। आगे हम देखते हैं, अपने पास जो हमारा पार्ट आता है ये, इसके बाद हमारे पास आती है राइट्स की। ठीक है, तो राइट्स को हम देखते हैं जो हमारा सिलेबस के अंदर है। राइट्स क्या होता है, अधिकार कहते हैं हम इसको। अर्थ में जैसे राइट्स में क्या होता है, मीनिंग्स एंड थ्योरीज होती हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइट्स होते हैं, मतलब राइट्स कितने प्रकार के होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स। तो राइट्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है हमारा ह्यूमन राइट्स का। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स का। और कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंदर भी क्या होता है, इसमें एक क्रिटिक्स है अमर्त्य सेन का। आपने नाम भी सुना होगा, ये इंडियन थिंकर्स हैं अमर्त्य सेन। तो इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत बार आया हुआ है पेपर में, आपको इसको करना ही है। वैसे तो आपको इसमें जो थ्योरीज़ हैं राइट्स की, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो राइट्स होते हैं उनको पूरा ही कवर करना होता है, लेकिन फिर भी अमर्त्य सेन का जो क्रिटिक्स होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को आप सभी को पता है लोकतंत्र कहा जाता है, और लोकतंत्र में सबसे ज़्यादा इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हमारा मैकफर्सन की थ्योरी। अब मैकफर्सन की थ्योरी क्या है, वैसे तो हमें सभी थ्योरी पढ़नी होती है, लेकिन मैकफर्सन की थ्योरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैकफर्सन थ्योरी जो है, इन्होंने क्या करा था, एक्चुअली इन्होंने क्लासिकल और जो मॉडर्न जितने भी हमारे जो लोकतंत्र है, क्लासिकल और मॉडर्नाइज जो थ्योरी थी डेमोक्रेसी को, उन्होंने क्या काम करा, एनालाइज करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कि उनको पढ़ा समझा, एनालाइज करते हैं ना, तो एनालाइज करना जब इन्होंने स्टार्ट करा तो उन्होंने पाया कि सभी जो डेमोक्रेसी है, चाहे वो क्लासिकल हो, कंटेम्प्रेरी हो, उनमें कुछ ना कुछ कमी है। उनमें क्या है, कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, उसमें बहुत काफ़ी कमी है। तब इन्होंने क्या काम करा, अपनी थ्योरी दी, यानी कि इन्होंने थ्योरी दी, थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी बाय द मैकफर्सन। तो तब इन्होंने थ्योरी दी, तो उसके बारे में हमें पढ़ना होता है, और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये हो जाता है। तो आप अगर देखेंगे तो इसमें से लगभग
एक क्वेश्चन जो होता है वो हर साल आपको मिलेगा, ठीक है। कभी 10 में भी आ जाता है और कभी कभी 15 मार्क्स में भी ये क्वेश्चंस आ जाता है। तो डेमोक्रेसी का जो ये पार्ट है इसमें से आपको लगभग एक क्वेश्चन जो होगा वो पक्का आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये करके ही करने हैं और पढ़ना है। इसमें मैक पर्सन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और फिर हम देखते हैं इसमें इसके बाद हमारे पास आती है कंसेप्ट ऑफ पावर की। तो जो कंसेप्ट ऑफ पावर है ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, बट ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली कंसेप्ट ऑफ पावर क्या है, इसमें कंसेप्ट ऑफ लेजिटमेसी जो है वो जो पार्ट है, देखिए ये जो लेजिटमेसी वाला पार्ट है ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों पार्ट है, क्योंकि इसका एक टॉपिक है, सब टॉपिक्स होता है, इसका नाम है लेजिटमेशन क्राइसिस, ठीक है। लेजिटमेशन क्राइसिस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है ये, एक्चुअली इसको जो लेजिटमेशन क्राइसिस है इसको दिया था हैबरमास ने। हैबरमास ने क्या हुआ था कि जो वेस्टर्न वर्ल्ड था, जो हमारा वेस्टर्न वर्ल्ड था उसके अंदर क्या हुआ था, स्टेट को वेलफेयर बनाने की बात हो रही थी 1970s के बाद आसपास। तो 1970s में जब स्टेट को वेलफेयर बताने 90s में या 70s में जो वेलफेयर स्टेट बनाने की बात चल रही थी, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लाया जाता है। अब कॉन्सेप्ट क्या होता है उसमें, एक्चुअली कॉन्सेप्ट जो होता है वो होता है हमारा सोशलिस्ट का, समाजवाद का कॉन्सेप्ट होता है। और ये कॉन्सेप्ट जो होता है वो इसलिए लाया जाता है, जो मान लीजिए अगर स्टेट फेल हो जाता है, कोई क्राइसिस आता है, मान लीजिए कि कोई क्राइसिस आ रहा है जिसमें कि इकोनॉमिकली, पॉलिटिकल या सोशलिस्ट कोई चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिखर रही हैं, कोई भी स्टेट जो है वो फेल होने की कगार पे है, तो हम उसको टाल सकें। तो हेबरमास ने अपने ही इस टॉपिक में ये बताया कि आप जो ये वेलफेयर स्टेट या सोशलिस्ट का जो फंडा आप ला रहे हो ना, तो इससे क्राइसिस जो है वो ख़त्म तो नहीं होगा, क्राइसिस तो आएगा ही, क्राइसिस तो आने वाला ही है, बट आप इसको पोस्टपोन ज़रूर कर सकते हैं। आप क्या करोगे, केवल इसको पोस्टपोन, आप इसको आगे पहुंचा रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो, लेकिन क्राइसिस तो हमेशा आके ही रहेगा। क्यों आके रहेगा, क्योंकि स्टेट के अंदर क्या है, बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन है, अलग अलग चीज़ें जो हैं वो अलग अलग चीज़ें सोच रही हैं, अपनी अपनी बारे में सोच रही हैं, और कॉन्ट्रडिक्शन जो है इसके कारण बढ़ता ही जा रहा है। इससे स्टेट जो है वो फेल हो ही जाएगा, ठीक है, स्टेट फेल हो जाएगा। आज आप उसको पोस्टपोन कर दीजिए बट स्टेट फेल हो ही जाएगा। इस तरीके से इन्होंने इसकी जो है वो इसकी थ्योरी दी। ऐसे ही जो हमारा ये डेमो इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ पावर है, इसमें बहुत सारी थ्योरी हैं, जैसे कि अपनी प्लूरलिस्ट की थ्योरी है, प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ पावर होगी, या फिर अपनी लिबरल थ्योरी ऑफ पावर होगी, मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ पावर होगी। तो ये थ्योरी भी हमें पढ़नी ही होती है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट थ्योरी होती है कॉन्सेप्ट ऑफ पावर के अंदर, वो होती है हमारी कौन सी, प्लूरलिस्ट, ठीक है। तो पहला तो जो है प्लूरलिस्ट, आप इसको लिख लीजिएगा, ये इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है, इस पर स्टार लगा लीजिएगा। और साथ ही साथ एलिटिस की एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ पावर की, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी क्वेश्चन हर साल आता है, ठीक है। और इनके जितने भी पॉलिटिकल थिंकर होते हैं वो बहुत ज़्यादा सुपर इम्पोर्टेंट है, इसको तो आपको करके ही जाना है। छोटा टॉपिक है बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप जो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर है, ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर है इस पर आप टिक लगा लीजिएगा, हर साल एक क्वेश्चन आना ही है। साथ ही साथ डेमोक्रेसी के अंदर भी जो हमारा अभी मैंने मैकफेरसन की थ्योरी बताई थी उसको भी आपको करना ही है। और ह्यूमन राइट्स जो अमर्त्य सेन वाला है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं बट ये बहुत ज़्यादा मार्क्स आपको दिलाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है वो, इसको हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एक्चुअली कहा जाता है राजनीतिक विचारधाराएं, राजनीतिक विचारधाराएं जिसमें लिबरलिज्म हो गया, सोशलिज्म हो गया, मार्क्सिज्म, फासिज्म, गांधीज्म और फेमिनिज्म, ठीक है। ये सारी जो थ्योरी हैं ये हमारे, तो ये जो लिबरलिज्म है ये सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है, मतलब क्यों, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत सारी आइडियोलॉजी आती है, जो जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं इसके अंदर जो पहला पार्ट है हमारा लिबरलिज्म, इसके अंदर भी हमारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं तो इसमें क्लासिकल, मॉडर्न और न्यू लिबरलिज्म हो गया, या फिर हमारा लिबर्टेरियन हो गया, ये भी हमारा टॉपिक आता है। सोशल, ठीक है, सोशलिज्म भी आता है। वैसे तो अगर हम बात करते हैं
मॉडर्न लिबरलिज्म की, तो जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव लिबरलिज्म। ठीक है, इन सब का हम देखते हैं कि इनका सबका ओपिनियन क्या है, इन सब में डिफरेंस क्या है, इनमें हमें ये समझना होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं क्लासिकल की, तो क्लासिकल में क्या होता है, जैसे क्लासिकल है, क्लासिकल है, मॉडर्न है, न्यू लिबरलिज्म है, तो ये सभी क्या करते हैं, आपस में बताते हैं कि जो स्टेट होता है, स्टेट को लेकर के इनका क्या व्यू होता है, स्टेट को ये क्या समझते हैं, स्टेट के बारे में क्या बोलते हैं। ऐसे ही सोसाइटीज़ के लिए इनका क्या व्यू है, सोसाइटीज़ को लेकर के इनका क्या ओपिनियन रहता है, क्या व्यू ये देते हैं। साथ ही इक्वेलिटी, समानता जो होती है, समानता के ऊपर ये अपने क्या विचार रखते हैं, क्या विचार दे सकते हैं, और समानता को ख़त्म या लाने के लिए भी अपने क्या क्या नए नए चीज़ें ये ला सकते हैं। ऐसे ही हम इन सब चीज़ों में देखते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो हमारा क्लासिकल होता है, जो हमारी क्लासिकल होती है, और साथ ही साथ हमारा जो पॉजिटिव होता है, इनमें क्या होता है, एक डिफरेंस होता है। इसमें इनकी जो टाइमलाइन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी साथ इनमें जो डिफरेंस होता है, जो इनकी ओपिनियन होता है, वो भी हमें पढ़ना होता है। साथ ही साथ जो हमारा न्यू लिबरलिज्म होता है, उसके भी व्यू को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो क्या सोचते हैं। न्यू लिबरलिज्म मतलब कि नव उदारवाद, उनका क्या वो व्यू सोचते हैं, वो क्या मानते हैं, उनका व्यू भी हमें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद हमारा पास आता है सोशलिज्म। तो जो सोशलिज्म है, इसके बारे में हम देखते हैं, तो सोशलिज्म में क्या होता है, ये भी लगभग चार पार्ट का होता है। तो सोशलिज्म जो होती है, समाजवाद जो होता है, वो भी 4 पार्ट का होता है, जिसमें पहला होता है हमारा गिल्ड। ठीक है, तो इसके बारे में भी पढ़ना होता है। साथ ही साथ दूसरा होता है हमारा सिंडिकेट, और तीसरा होता है हमारा फेबियम। ठीक है, फोर्थ मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, फेबियम होता है। तो ये जो तीनों चीज़ें, ये जो तीन चारों होते हैं, इनमें ये बताते हैं कि इसमें क्या, ये इनका क्या ओपिनियन है स्टेट को लेकर के, सोसाइटी को लेकर के, हमारी इक्वालिटी को लेकर के, और साथ ही साथ इनमें डिफरेंस भी हम देखने को मिलता है, तो हमें डिफरेंस भी इनका पढ़ना होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, इसके बाद हमारे पास आती है मार्क्सिज्म। अब देखिए, मार्क्सिज्म जो थ्योरी है, उसको जानने से पहले हमें पढ़ना पड़ता है कार्ल मार्क्स को। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा इसमें ज़रूरी हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि देखिए, कार्ल मार्क्स जो होता है, उन्होंने अपने लगभग इसमें 2 थॉट्स हमें देखने को मिलते हैं। कार्ल मार्क्स के अंदर क्या है, इसके अंदर हमें 2 मेनली जो थॉट्स हैं, विचार हैं, वो देखने को मिलते हैं, जिसमें कि पहला है हमारा ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स के अंदर भी हमारे क्या है, लेनिन है। ठीक है, और माओ है। माओ जो फर्स्ट प्रेसिडेंट है चाइना के, जो कि बताते हैं चीन जो आज करता है, वो कहता है कि हम तो माओ के नक्शे पे ही चल रहे हैं। ऐसे ही क्या होता है कि लेनिन की थ्योरी हम देखते हैं, ऑर्थोडॉक्स में आता है। और दूसरा होता है हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म थ्योरी। तो इसमें क्या होता है, हम पढ़ते हैं ग्राम्स्की को। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, ये जो दोनों हैं, लेनिन, माओ और ग्राम्स्की हैं, जो हैं, इनमें हम ओपिनियन देखते हैं, स्टेट के बारे में ओपिनियन देखते हैं, समाज के बारे में, इक्वालिटी के बारे में ओपिनियन देखते हैं, उनमें डिफरेंस देखते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें नज़र आती हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है फासिज्म। ठीक, फासिज्म टॉपिक क्या है हमारा, इसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है फासिज्म। अब फासिज्म जो है, वो आज के टाइम पे भी करंट में बना हुआ है, खैर, और इस बार इसका क्वेश्चन आ भी सकता है। काफ़ी सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी हम पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। इसके बाद आता है हमारा गांधीज़्म। तो गांधीज़्म की जो थ्योरी है, वो हम जब इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं, वहाँ पे एम के गांधी हमारा आता है। तो मेनली जो गांधीज़्म का क्वेश्चन आता है, वो हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर आता है, लेकिन अब ये इसमें दिया हुआ है, तो इसको रिलेट इससे करना होता है, इसको कहीं ना कहीं हमें रिलेट करना होता है जब हम एक बेस्ट आंसर लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी पास आती है फेमिनिज्म, और फेमिनिज्म के बारे में भी हमें पढ़ना होता है। ये बहुत ज़्यादा सुपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, इस पर आपको क्या करना है, टिक लगाना है फेमिनिज्म के ऊपर। ओके, इसके बाद हम जो देखने वाले हैं, हमारे पास आते हैं ये इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। ठीक है, देखिए, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स पर जाने से पहले मैं एक कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, जब हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को पढ़ते हैं, देखिए, जब भी हम पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को पढ़ते हैं,
तो उसमें क्या होता है, कुछ हमें टॉपिक्स जो होते हैं वो कुछ ऐसे टॉपिक्स भी पढ़ने पड़ते हैं जो कि हमारे सिलेबस में नहीं दिए होते हैं, बट उनसे क्या होता है बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन जो होते हैं डायरेक्टली आते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लगभग अभी अगर हम सिलेबस को उठाकर देखोगे और अब जब आप अपने पेपर्स को रिवाइंड करोगे पिछले सालों के, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो होंगे आपको इन थ्योरीज में से मिलेंगे। जैसे आइडियलिज्म जो है उसमें के अंदर जो लिबरलिज्म है उसके अंदर भी हमें क्या करना पड़ता है, 3 टॉपिक अलग से कवर करने होते हैं, जिसमें कि मल्टी कल्चरिज्म होता है। मल्टी कल्चरिज्म जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लिबरलिज्म के अंदर इसके लगभग 15 नंबर का क्वेश्चन आया है, हर साल इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। साथ ही साथ जो हमारा वैल्यू प्लूरलिज्म होता है, एक हमारी वैल्यू प्लूरलिज्म होता है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है। अब वैल्यू प्लूरलिज्म और साथ ही साथ एक थ्योरी दी थी हमारी सैमुअल पी हंटिंगटन ने। उन्होंने क्या थ्योरी दी थी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। अब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, जैसे अगर आज आप देखते हो तो जैसे ISS, ठीक है, ये क्या है, एक तरीके का इस्लामिक सिविलाइजेशन है। और हम देखते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन, ठीक है, साथ ही साथ चाइनीज़ सिविलाइजेशन। जो आज लड़ाई है वो सिविलाइजेशन की है। हर कोई जो देश है, हर कोई जो विचारधारा है वो क्या करना चाह रही है, अपनी सिविलाइजेशन को पूरे विश्व में फैलाना चाह रही है, चाहे वो चाइनीज़ हो, चाहे वो वेस्टर्न हो, चाहे वो ISIS या इस्लामिक हो, ठीक है। तो ये सारी जो है अपनी जो आइडियोलॉजीज़ हैं अपनी फैलाना चाहते हैं। तो बस हमारे जो सैमुअल पी हंटिंगटन थे उन्होंने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन कहा था। उन्होंने कहा था कि फ्यूचर के अंदर जो है, फ्यूचर में क्या है, हमें बहुत सारी जो क्लेसेस हैं वो देखने को मिलेंगी। जैसे इस्लामिक और वेस्टर्न के अंदर हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था, चाइनीज़ और वेस्टर्न में भी हमें देखने को मिलता है, आज भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ एक थ्योरी है एंड ऑफ हिस्ट्री डिबेट, जिसको फ्रांसिस फुकुयामा ने दी थी, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन सी दी थी, एंड ऑफ हिस्ट्री डिबेट, ठीक है। तो एंड ऑफ हिस्ट्री डिबेट जो दी थी हमारी फ्रांसिस फुकुयामा ने दी थी, और 2017 में इसका 15 मार्क्स का क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो अभी हम ये इसका पार्ट को छोटा ही करते हैं, पार्ट 1 है। तो इसके बाद हम जब पार्ट सेकंड में जो इसका सिलेबस है, अभी सिलेबस ही चल रहा है, सेक्शन ए ही चल रहा है, और पार्ट सेकंड में हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, जो हमारा जो हमारा इंडियन पॉलिटिकल थॉट है और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, इसको हम कवर करेंगे। ओके, तो सभी को धन्यवाद, गुड नाइट। अपने आसपास सफाई रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।